हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। साथियों, ये है आपकी जीके जीएस की एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की क्लास। तो चलिए साथियों, स्वागत करता हूं आप सबके इस बेहतरीन सेशन में। और साथियों, मैं आप सबको कहूंगा कि प्रयास करते रहिए। कहते हैं ना कि कर्म करना हमारा क्या है, टारगेट है, ना कि फल की इच्छा करना। सो प्रयास करिए, फेलियर आएगा, उस फेलियर से हार नहीं मान जाइए। फिर उठिए, फिर गिरोगे, फिर उठिए। ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा जब तक आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर लेंगे, तो दिक्कतें आती हैं। तो चलिए फिर आज आपकी इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो क्लास की शुरुआत करने से पहले आप लोग समझ लीजिए कि आज हम जीके जीएस के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, करंट अफेयर ऐसे टॉपिक्स में से आर्ट एंड कल्चर, स्टैटिक जीके, इन सभी टॉपिक्स को पकड़ के इसके अंदर से क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है, ये बताओ जरा। देखो, भारतीयों को सत्ता सौंपी गई थी, ये समझना होगा। हम सब जानते हैं कि भारत बहुत लंबे समय से 1857 के संग्राम से 100 साल हो गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को। बाद में इसका रिप्लेसमेंट होता है, तो 1947 तक कंट्रोल रहता है किसका? ब्रिटिश क्राउन का। अब ब्रिटिश क्राउन को 1942 के बाद ये समझ आ गया कि हमें भारत छोड़ना होगा। उसके चलते उन्होंने कई सारी योजनाएं लेके आए भारत छोड़ने की, कोई नहीं चली। एंड में चली कैबिनेट मिशन प्लान। कौन सी चली? कैबिनेट मिशन प्लान, जिसके चलते संविधान सभा का गठन हुआ। स्टार्टिंग में इसमें 3, 8, 9 सीटें थी, लेकिन बाद में जब पाकिस्तान का विभाजन होता है ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के आधार पर, तो भारत में कुल 299 सीटें रह जाती हैं, जिसमें ब्रिटिश इंडिया भी होता है और कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी होते हैं, मतलब राजा देश होते हैं जो कि अधीनस्थ होते हैं रानी के। इस 299 सीटों के तहत हमारी संविधान सभा क्या करती है? संविधान तैयार करती है, जिसमें 284 लोग संविधान के ऊपर हस्ताक्षर करके उसको क्लियर कर देते हैं। लेकिन तब भी भारत को सत्ता ट्रांसफर नहीं हुई होती। भारत को सत्ता ट्रांसफर कैसे होती है? असल में क्या होता है कि कैबिनेट मिशन प्लान के बाद यह तय होता है कि भारत को कुछ समय के लिए डोमिनियन इंडिया, ब्रिटिश इंडिया से डोमिनियन इंडिया बनाया जाएगा। मतलब ब्रिटिश में टोटल कंट्रोल ब्रिटिश के हाथ में है। डोमिनियन इंडिया में गवर्नर जनरल तो ब्रिटिश का रहेगा, आर्मी उनके कंट्रोल में रहेगी, लेकिन प्रधानमंत्री तक की सरकार की जो सारी शक्तियां हैं वो किसके हाथ में रहेगी? भारतीयों के हाथ में रहेंगी। और इसी समय काल में 1947 से लेकर 51 तक के टेन्योर में हमारा संविधान भी बना, सैकड़ों संवैधानिक संशोधन भी हुए और आपके बहुत सारे कानूनों में बदलाव हुए। लेकिन 1947 में एक माउंटबेटन प्लान आता है, जिसके तहत यह तय होता है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में लाया जाता है, जिसके चलते भारत की आज़ादी, जो पूर्ण भारत, पूर्ण इंडिपेंडेंट इंडिया बन जाता है। ये बात आपको याद रखनी होगी, ये बात आपको याद रखनी होगी, ये बात आप बिल्कुल। चलिए चल रहे हैं अगले प्रश्न के ऊपर। वो क्या आता है? किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है? मतलब कि हमारे जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो संविधान के भाग नंबर 4 में आते हैं। भाग नंबर 4 में आते हैं, आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक आते हैं। भाग नंबर 4 में 51, आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक। इसे कुछ भागों में बांटा गया है। कुछ है गांधीवादी, कुछ है समाजवादी, ठीक है, कुछ गांधी जी के विचारों से निकल के आते हैं, कुछ समाजवादी विचारधारा से निकल के आते हैं, कुछ लिबरल इंटेलेक्चुअल वाले हैं, कुछ संवैधानिक संशोधन के चलते जुड़े हैं। हमें समाजवादी, मतलब कि समाज की ओर जो ध्यान देते हैं वो वाले की बात करनी है। तो ग्राम पंचायत की स्थापना, गोवध पर परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय शांति या सुरक्षा को प्रोत्साहन, आय की असमानताओं को कम करना, ये किसका जल्दी बताओगे एफर्ट रहा होगा? आप लोगों को मैं थोड़ा सा समय दे सकता हूं इसका आंसर देने के लिए, बाकी सब आप ही को ही करना होगा। जल्दी बताओ जरा।
देखो क्या है, ग्राम पंचायतों की स्थापना, इसकी बात गांधी जी ने की थी। बैन ऑन द काउ स्लॉटर, इसकी बात भी गांधी जी ने की थी। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, इसकी बात भी गांधी जी ने कही थी। आय की असमानताओं को कम करना, यह है समाजवादी। समाजवादी प्रकार की सोच क्या कहती है? आज हमारे देश में पूंजीवादी देश क्या होता है? पूंजीवादी देश होता है जहां एक व्यक्ति के पास इतना पैसा होता है कि पूछो मत। लेकिन जो समाजवादी देश होता है वो क्या कहता है कि अमीर आदमी से टैक्स के माध्यम से या अन्य कई माध्यमों से पैसा निकालो और जिस गरीब के पास पैसा नहीं है उसके पास पहुंचा दो। वो होता है समाजवाद। तो उसमें क्या है, आय की असमानताओं को कम करना। अब ये तो करने की बात कर दी, अब इसके लिए क्या क्या नीतियां प्रयोग की जा सकती हैं? कई प्रकार के टैक्स लगाए जा सकते हैं, कई प्रकार की सामाजिक जिम्मेदारियां कंपनी को दी जा सकती हैं, जिसके चलते कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे चीज़ें लाई गई हैं। उससे हटके कई सारी योजनाएं लाई जा सकती हैं। जो टैक्स के माध्यम से पैसा आया है वो लोगों तक पहुंचाया है, खाद्य पदार्थों के माध्यम से, अन्य कई माध्यमों से। याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? हु अमंग द फॉलोइंग इज प्रिसाइडेड ओवर बाय असदस्य? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद? हु अमंग द फॉलोइंग, बताओ जरा। मतलब कि संसद के 2 सदन हैं, दोनों सदनों में से किस सदन में अध्यक्षता उसके सदस्य के द्वारा नहीं बल्कि असदस्य के द्वारा की जाती है? वो सदन का सदस्य नहीं है लेकिन किसी एक सदन की अध्यक्षता कर रहा है। क्या वह लोकसभा है, क्या वह राज्यसभा है, क्या वो विधानसभा है, क्या वह विधान परिषद है? देखो ये तो हमारे सीन से कट जाता है, ठीक है। रहता है लोकसभा और राज्यसभा। संसद में 2 सदन होते हैं, संसद में 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, ठीक है। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति। अब उपराष्ट्रपति दोनों में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते और ना ही वो मतलब होते भैया। अब ये थोड़ा ना ही वो सदन, हालांकि चुने वो सदन के द्वारा ही जाते हैं लेकिन सदस्य नहीं होते राज्यसभा के। राज्यसभा की अध्यक्षता चेयरमैन के नाम से ये करते हैं और ये बात आपको याद रखनी होगी, ये इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर चेयरमैन होते हैं। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब होता है कि आपके पास कोई ऐसा महत्वपूर्ण पद है जिस महत्वपूर्ण पद पर बैठने वाला व्यक्ति ही इस सदन की अध्यक्षता कर सकता है। तो वो महत्वपूर्ण पद क्या है? उपराष्ट्रपति। हालांकि इसके जो डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं वो राज्यसभा के अंदर से ही चुनावी प्रक्रिया द्वारा चुने जाते हैं और वो चुनावी प्रक्रिया में भाग कौन लेते हैं? राज्यसभा सदन के अंदर बैठे हुए लोग ही लेते हैं। अगर हम राज्यसभा सदन की बात करें तो इसका कार्यकाल 6 साल है और वह संविधान द्वारा नहीं बल्कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के द्वारा तय किया गया है, क्योंकि संविधान ने ये सदन के ऊपर, संसद के ऊपर छोड़ दिया था कि वो तय करे कि राज्यसभा सदन कितने कार्यकाल का होगा, किस तरह के उसके लोगों की चुनावी प्रक्रिया होगी। 6 साल के कार्यकाल में हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। चलो, संयुक्त राष्ट्र में शून्य आधारित बजट तकनीक को सर्वप्रथम कब अपनाया गया था? ये बताओ जरा। सर्वप्रथम कब अपनाया गया था? ये बताओ जरा। चलो, संयुक्त राष्ट्र में शून्य आधारित बजट टेक्निक को सर्वप्रथम कब अपनाया गया? देखो 1977 को जीरो बजटिंग टेक्निक, ठीक है। क्या आप बता सकते हैं कि ये जीरो बजटिंग टेक्निक क्या होती है? जल्दी बता सकते हो। जीरो बेस्ड बजटिंग ये होती क्या है?
देखो, बजट का मतलब क्या होता है? सरकार खर्च करती है, ठीक है। असल में जीरो बजटिंग टेक्निक में हर नए साल के लिए जब बजट लाया जाता है तो उसका पैसा जीरो से, बेस लाइन से गिनकर ऊपर जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में क्या सिस्टम है, इंडिया में अगर आपका पैसा बचा है तो दोबारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चला जाएगा। अमृता शेरगिल किस रूप से प्रसिद्ध है? अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध है, ये बताओ जरा। अमृता शेरगिल इज फेमस फॉर, अमृता शेरगिल क्यों फेमस है, ये बताओ जरा। देखो, ये पेंटिंग के लिए, ये हुंगेरियन प्रकार के चित्र बनाती थी। हुंगेरियन प्रकार के चित्र बनाने के लिए ये फेमस थी, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इन्हें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवेंट ग्रेड वुमन आर्टिस्ट कहा गया है 20वीं सदी की, ठीक है। और ये मॉडर्न इंडियन आर्ट की एक बहुत ही प्रसिद्ध महिला हैं। चलिए, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष या कोई आयु सीमा नहीं है? What should be the maximum age for presidential candidate? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? जल्दी बताओ जरा। What should be the maximum age for presidential candidate? देखो, भारत में अगर आपको राष्ट्रपति कैंडिडेट बनना है तो आपकी आयु मिनिमम 35 वर्ष हो, यह बात याद रखना, ठीक है। मिनिमम 35 वर्ष, कम से कम 35 वर्ष की आयु अगर आपकी है तो आप राष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार बन सकते हैं। 25 वर्ष है तो आप लोकसभा में जा सकते हैं, कुछ इसी प्रकार का सिस्टम है ना, ठीक है। तो लेकिन मैक्सिमम आयु की तो कोई सीमा ही नहीं रखी है भारत में। यहां पर यह बात भी है, अमेरिका में 2 बार के बाद आप राष्ट्रपति नहीं बनते, लेकिन भारत में आप 2 बार से ज्यादा क्या, जितनी मर्जी बार चाहें राष्ट्रपति बन सकते हैं। यह भारत का सिस्टम है। राष्ट्रपति की जो भारत का, देखो, जो राष्ट्रपति के चुनाव करने का तरीका है ना, उसमें हमने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को चुना है। क्या चुना है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसमें एक हल्का सा डिफरेंस है, वो क्या है समझो। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी एक सिस्टम होता है, ठीक है। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या होता है कि हमारे एमएलए या सांसद के रूप में कोई प्रतिनिधि खड़ा होता है, 5, 7, 8, 10 कितने भी प्रतिनिधि खड़े होते हैं, उनमें से हम एक को चुनते हैं। अब देखो, हर व्यक्ति ने किसी ना किसी को वोट डाली है, लेकिन कोई एक व्यक्ति है जिसको मेजोरिटी वोट गई है, तो मतलब जिन लोगों ने बाकी को वोट डाली थी उनकी तो कहानी खत्म हो गई, उनकी तो कहानी खत्म हो गई। बचा कौन? ये बचा कौन? ये, ठीक है। तो इसको जो मेजोरिटी वोट गई, ये तो सिर्फ उन्हीं लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी लोगों ने जिसको वोट डाली थी उनको तो कोई रिप्रेजेंट ही नहीं करेगा। वो ऐसा ही होता है ना, यही होता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन रखा गया है। इसमें चुनाव का तरीका क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं तो 4 बॉक्स बना दिए जाते हैं और हर कैंडिडेट का नाम लिख दिया जाता है, और जितने भी सांसद होते हैं उनके सामने ऑप्शन रख दी जाती है कि बताइए आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है। दूसरी पर अगर आपका जिसको जो आपकी पहली प्रायोरिटी वाला बंदा है वो नहीं चुना गया तो फिर दूसरी प्रायोरिटी आप किसको देंगे। अगर दूसरी प्रायोरिटी वाले व्यक्ति को भी वोटों की गिनती में सबसे कम वोट आए, फिर आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगर वहां पर उसको भी कम आए तो फिर आपकी प्रायोरिटी क्या है। तो मतलब कि ये वोट दिया एक व्यक्ति के द्वारा ही जाता है, लेकिन वो वोट अगर पिछले व्यक्ति के पास बहुमत नहीं है गिनती में, तो वो क्या होता है, वोट ट्रांसफर हो जाता है। वो वोट क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, फॉर एग्जांपल किसी पहले कैंडिडेट को लोगों ने डाला, ये तीसरे क्या डाल दिया, चौथे को डाल दिया। इन्होंने देखा कि भैया चौथा कैंडिडेट है जहां पे इसने नंबर 1 डाला है, इसको सबसे कम वोट मिले हैं, और कहते हैं हटा दो भैया, लेकिन इसकी वोट ट्रांसफर कर दो तीसरे नंबर को, क्योंकि तीसरे नंबर व्यक्ति को दूसरे नंबर पर इसने चुना है। और ऐसा ही व्यक्ति जिस जिसको चुनता रहता है ना, उधर उधर वोट ट्रांसफर होते रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति छटते जाते हैं, एंड में छटाकर जब एक व्यक्ति रहता है तो सारी वोट उसी को ट्रांसफर हो जाती है, क्योंकि भैया चुनाव तो उसने उसका भी किया है।
तो इस प्रकार से राष्ट्रपति पूरे देश का ही रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं, ना कि किसी एक व्यक्ति का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए चल रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। वो क्या आता है? प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती कहां रहते थे? प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती कहां रहते थे? सलीम चिश्ती द फेमस सूफी लिव्ड इन। प्रसिद्ध चिश्ती सलीम सूफी दिल्ली, अजमेर, फतेहपुर सिकरी या लाहौर कहां पर रहते थे? देखो, प्रसिद्ध सलीम चिश्ती जी मुगल समय काल में बहुत ही प्रसिद्ध सूफी संत थे, बहुत ही प्रसिद्ध। ये फतेहपुर सिकरी में, कहां पर? फतेहपुर सिकरी में, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वहां की खानका में रहते थे। चलो अगला प्रश्न क्या है? किसी सूफी को महबूब इलाही कहा जाता है? सूफी इज कॉल्ड महबूब इलाही, री बिलव्ड ऑफ अल्लाह। किसी सूफी को महमूद इलाही, बिलव्ड ऑफ अल्लाह। शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख नसरुद्दीन, बाबा फरीद, सलीम चिश्ती, जल्दी बताओ कौन से सूफी जी को महमूब इलाही कहा जाता है? विच सूफी इज कॉल्ड महमूब इलाही? किन्हीं को कहा जाता है महमूद इलाही? जल्दी बताओ, महमूद इलाही किनको कहा जाता है? महमूद इलाही देखो, ये दिल्ली, ये सूफी संत दिल्ली सल्तनत के काल में थे। कौन से काल में थे? दिल्ली सल्तनत काल में थे। और शेख निजामुद्दीन औलिया जी को ये कहा जाता था। इन्हें एक और नाम से जानते थे लोग, हजरत औलिया। हजरत औलिया के नाम से भी इन्हें जानते थे। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अगले प्रश्न पर चल रहे हैं। वो क्या है? अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शाहजहादा सलीम, जो कि जिसका नाम जहांगीर था, का जन्म हुआ था, उस बाबा जी, उन सूफी संत जी का नाम बताइए। The Sufi sant whom Akbar had a great respect, and with those blessings the birth of Shahzada Salim was happen. कौन से संत के आशीर्वाद से शहजादा सलीम का जन्म हुआ था? शहजादे सलीम का जन्म हुआ था, ये बताओ जरा। देखो, शेख सलीम चिश्ती, क्या इसका आंसर बनता है? शेख सलीम चिश्ती। चलो अगला प्रश्न। भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है क्या? साल्ट रिवर ऑफ इंडिया इज नोन एज। साल्ट रिवर ऑफ इंडिया इज नोन एज, जल्दी बताओ। साल्ट रिवर ऑफ इंडिया, साल्ट रिवर ऑफ इंडिया कौन सी है? माही है, लूनी है, बानस है या साबरमती है? माही, लूनी, बानस या फिर साबरमती, जल्दी बताओ। माही, लूनी, बानी या फिर साबरमती। देखो क्या इसका आंसर बनता है? लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। ये संस्कृत भाषा लवानरी, संस्कृत भाषा में साल्ट रिवर को, मतलब नमक वाली नदी को, लावानरी कहकर पुकारा जाता है। लावानरी कहकर पुकारा जाता है, ठीक है। वहीं से इसको नाम मिला है लूनी, ठीक है, वहीं से इसको नाम मिला है लूनी। और 530 किलोमीटर लंबी है। शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? गोदावरी, चंबल, महानदी, नर्मदा। शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? गोदावरी, चंबल, महानदी या नर्मदा। शिप्रा रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? शिप्रा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये बताओ जरा। शिप्रा रिवर किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये बताओ जरा। देखो, चंबल नदी,
कौन सी नदी है? चंबल नदी। कौन सी नदी है? चंबल नदी। चलो अगला प्रश्न, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावह है? जल्दी बताओ, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावह है? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी? या चतुर्थ श्रेणी? Continent and oceans belong to which category of relief? Continents and ocean belong to which category of relief? Continents and ocean belong to which category of relief? First class, second class? Continents and oceans belong to which category of relief? देखो, फर्स्ट ऑर्डर सबसे महत्वपूर्ण, सबसे स्टार्टिंग वाले यही हैं। अब देखो कैसे, ये क्या कह रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं? देखो, रिलीफ क्या होती है? भू आकृतियां। देखो, महासागर भी अपने आप में एक बड़ी आकृति है, उसके अंदर छोटी छोटी आकृतियां हैं। महाद्वीप भी एक बड़ी आकृति है, उसके अंदर छोटी छोटी आकृतियां हैं, जैसे कि पठार, जैसे कि पहाड़, जैसे कि बर्फ, जैसे कि मैदान, जैसे कि तटीय इलाके, बहुत कुछ। ठीक है, चलिए, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये व्याख्या किसने की है? वेदों में संपूर्ण सच्चाई है, ये व्याख्या किसने की है? ये बताओ जरा। चलो, द वेदास कंटेन द होल ट्रूथ, ये किसके द्वारा कहा गया है? जल्दी बताओ जरा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई है, ये बात किसने कही है? स्वामी विवेकानंद जी ने, स्वामी दयानंद जी ने, स्वामी श्रद्धानंद जी ने, स्वामी राधा कृष्णन जी ने? जल्दी बताओ। The Vedas contain the whole truth. It has been explained by वेदों के अंदर संपूर्ण सच्चाई छुपी है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? देखो, स्वामी दयानंद जी ने। स्वामी दयानंद जी किस काल में आए थे? ये सन 1800 से 1900 के बीच में आए थे। ठीक है, वो एक ऐसा समय था जब भारत में पुनर्जागरण चल रहा था। पुनर्जागरण मतलब भारत में धर्म, जात पात, ऊंच नीच, बहुत सारी कुरीतियां, बुराइयां फैली हुई थी। उस समय काल में लोगों को पता ही नहीं था वो क्या कर रहे हैं। उस वक्त बहुत बड़े समाज सुधारक आए थे और उन समाज सुधारकों ने लोगों को निर्देश दिए थे कि वेदों में बहुत कुछ लिखा है। वेदों में महिलाओं के सम्मान की बात की गई है, तो शिक्षा की बात की गई है, जात पात की तो बात है ही नहीं। ठीक है, याद रखिएगा। हु इज नोन एज सोक्रेट्स ऑफ महाराष्ट्र? हु इज नोन एज सोक्रेट्स ऑफ महाराष्ट्र? ठीक है, Who is known as Socrates of Maharashtra? Who is known as Socrates of Maharashtra? Who is known as Socrates of Maharashtra? जल्दी बताओ जरा। महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे, इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा भी गठन किया था। पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा का भी इन्होंने गठन किया था। ये बात आप याद रखिए। कब किया था? 1870 में। ठीक है, याद रखिए। चलिए, अगला प्रश्न क्या है? दिबांग डैम भारत के किस राज्य में है? ये बताओ जरा। दिबांग डैम, ये दिबांग डैम भारत के किस राज्य में है? ये बताना है। देखो, डैम्स कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान या फिर अरुणाचल प्रदेश। ये दिबांग डैम किस राज्य में है? ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी जिले में। दिबांग घाटी जिला है, दिबांग घाटी जिला, वहीं पर ही है ये डैम, याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय किस शहर में है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कहां पर है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया,
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कहां पर है, जल्दी बताओ जरा। लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कहां पर है ये बताओ। चलो देखो इसका क्या बनता है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आती है, कोलकाता में है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आती है, कोलकाता में है। 1836 में इसका गठन हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। When was the रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया established? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1960, 75, 52 या 1949? जल्दी बताओ। When was RBI ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड? देखो नेशनलाइजेशन जब बैंकों का हुआ था तो सबसे पहला नेशनलाइजेशन किसका हुआ था? आरबीआई का ही हुआ था, याद रखिएगा। किसका हुआ था? आरबीआई का। 1949 में हुआ था। इसको अंग्रेजों से खरीद कर सेंट्रल बैंक रेगुलेटरी बना दिया गया था। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है ये बताओ जरा। चलो, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? What is the upper part of sun called? समताप मंडल तो धरती के अंदर आता है, जल्दी बताओ जरा। बी इसका आंसर बनता है। चलो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। वो क्या आता है? सूर्य के रासायनिक मिश्रण को हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? What is the percentage of hydrogen in the chemical mixture? What is the percentage of hydrogen in the chemical mixture? जल्दी बताओ। 71, 61, 75, 54? जल्दी बताओ क्या केमिकल मिक्सचर है हाइड्रोजन का? देखो 71% हाइड्रोजन है, ठीक है, 24% हीलियम है और 1% रेस्ट है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो हीलियम बन रही है ये भी हाइड्रोजन के फ्यूज होने से ही अंदर बन रही है। अस्तो मा सदगमय कहाँ से लिया गया? अस्तो मा सदगमय कहाँ से लिया गया ये बताओ जरा। चलो कौन से वेद से लिया गया है? फ्रॉम वेयर इज अस्तो मा सदगमय टेकन? देखो अस्तो मा सदगमय का मतलब है कि मुझे अज्ञानता से सच्चाई की ओर लेकर जाओ, मुझे अज्ञानता से सच्चाई की ओर लेकर जाओ, इसका मतलब ये होता है। ये बात आपको याद रखना, ठीक है। चलिए अस्तो मा सदगमय टेकन फ्रॉम विच वेद? देखो ये उपनिषद से लिया गया, यहाँ सारे वेद ही लिखे हुए हैं, ये गलती सी हो गई है, छोड़ो। चलो आगे चलते हैं, बाद में कर लेंगे इसको। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग का माना जाता है? क्या वो ब्राह्मण युग का, सूत्र युग का, रामायण युग का या महाभारत युग का? ये बताओ जरा। चलो, द पीरियड फ्रॉम 800 ईसा पूर्व BC टू The period from 800 BC to 600 BC is associated with which era? ये 8
500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस समय काल से माना जाता है? क्या वह ब्राह्मण युग से? देखो वह महाभारत का काल माना जाता है। महाभारत बहुत बड़ा युद्ध माना जाता है, लेकिन उससे पहले भी एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। वो क्या था? बैटल ऑफ 10 किंग्स। क्या था वो? बैटल ऑफ 10 किंग्स। ये बात याद रखना, क्या है? बैटल ऑफ 10 किंग्स। ठीक है, चलिए चल रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। वो क्या है? गांधी का चंपारण सत्याग्रह किस चीज से जुड़ा है? क्या वो इजाजेदारी से जुड़ा है, तिनकठिया से जुड़ा है, जनानी से जुड़ा है, किससे जुड़ा है? विद whom was the गांधी चंपारण सत्याग्रह एसोसिएटेड? किससे जुड़ा है गांधी जी का चंपारण? जल्दी बताओ। चंपारण सत्याग्रह विद whom was गांधी जी चंपारण सत्याग्रह एसोसिएटेड? मोनोपोली, तिनकठिया, जनामी, नन ऑफ अबव। जल्दी बताओ जरा, गांधी जी का चंपारण किस चीज से जुड़ा है? गांधी जी चंपारण सत्याग्रह एसोसिएटेड विद इजाजेदारी, तिनकठिया, जनामी। बस एक मिनट साथियों, ये मैं आपको चलो। विद whom was गांधी चंपारण सत्याग्रह एसोसिएटेड? इजाजेदारी, तिनकठिया, जनामी। देखो, चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है। ठीक है, ये किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा होता है बिहार के वेस्ट चंपारण में, ये उसके खिलाफ होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। इसमें जीत सत्याग्रह फार्मूले की ही होती है। चलो, मोपला आंदोलन कहाँ हुआ ये बताओ? मोपला मूवमेंट, मोपला मूवमेंट टेक प्लेस। ये मोपला आंदोलन कहां पर हुआ ये बताइए जरा। मोपला आंदोलन कहां पर हुआ जरा ये बताइए। चलिए, मोपला रेबिलियन कब हुआ? देखो, ये 1921-22 में होता है। ठीक है, ये मालाबार के क्षेत्र में होता है, केरल के अंदर। आज के केरल के अंदर 1920-21 के टेन्योर में हुआ है। ये बात आपको याद रखनी है, मोपला विद्रोह। ठीक है, ये मोपला में बहुत बुरे दंगे हुए थे ब्रिटिश के बीच में और इनके बीच में, जिसके चलते ब्रिटिश ने रोकने के लिए ने बहुत बड़ा हत्याकांड किया था। चलिए, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई ये बताओ जरा। इन विच ईयर वॉज द न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी अनाउंस्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट? न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कब अपनाई गई? देखो, 1988 में न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। इन विच स्टेट इज द होयसाला टेम्पल लोकेटेड? होयसाला टेम्पल, ये होयसाला टेम्पल है कहां पर? होयसाला मंदिर है कहां पर? होयसाला टेम्पल है कहां पर?
देखो ये आज के कर्नाटक राज्य में है, होयसाला वास्तुकला के अंतर्गत, ये बात याद रखिएगा। ये 11वीं से 14वीं सदी के बीच में बनाया गया था दक्षिण भारत में, ये बात आपको याद रखना। होयसाला वास्तुकला वैसे भी चालुक्यों के समय काल में, वेस्टर्न चालुक्यों के समय काल में बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, चलिए झोरा किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, ये बताओ जरा। झोरा इज ए फोक डांस। झोरा फोक डांस कहां पर है, ये बताओ जरा। हुआ झोरा फोक डांस कहां का फेमस, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, असम। झोरा फोक डांस कौन से राज्य का डांस है, ये बताइए। झोरा फोक डांस, देखो ये कुमाऊं हिमालय का पार्ट बनता है ना, जो कुमाऊं हिमालय का पार्ट है ना जो। जल्दी बताओ जरा, पहले आप लोग बताओ। देखो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जो कुमाऊं हिमालय का भाग है वहां पर आता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए महात्मा गांधी सेतु भारत के किस राज्य में है, ये बताइए। चलिए महात्मा गांधी सेतु इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी सेतु भारत के किस राज्य में है, ये बताओ। महात्मा गांधी सेतु ये ब्रिज है, ये भारत के कौन से राज्य में है, कौन सी नदी के ऊपर है, ये बताओ जरा। महात्मा गांधी सेतु भारत के कौन से राज्य में किस नदी के ऊपर है। मेरी महात्मा गांधी सेतु, देखो ये बिहार राज्य में, महात्मा गांधी सेतु बिहार राज्य में गंगा नदी के ऊपर, कहां पर, गंगा नदी के ऊपर। ठीक है, गंगा नदी के ऊपर है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, चलिए महात्मा गांधी सेतु। अगला प्रश्न क्या है, हु वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू पे कैश सैलरी टू सोल्जर्स। कौन से सुल्तान ने सबसे पहले सोल्जर्स को कैश में सैलरी दी थी। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन, मुबारक खिलजी या फिरोज शाह तुगलक। हु वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू पे कैश सैलरी टू सोल्जर्स। देखो दिल्ली का कौन सा सुल्तान था, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था। देखो दिल्ली सल्तनत का एकमात्र अलाउद्दीन खिलजी था। मैं कह रहा हूं जितने भी दिल्ली के सुल्तान आए, इसमें सबसे ज्यादा जो बड़ी आर्मी बनाई थी वो इसी ने बनाई थी, और सबसे ज्यादा दिल्ली सल्तनत का एक्सपेंशन भी इसी ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या पुरुषिनी। बैटल ऑफ 10 किंग्स वर फोर्ट ऑन द बेसिन ऑफ विच रिवर। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के ऊपर लड़ा गया, ये बताओ जरा। बैटल ऑफ 10 किंग्स मैंने पहले ही बताया कि ऋग्वैदिक काल में हुई है, ऋग्वेदा के काल में हुई है। ये पुरुषिनी नदी, जिसे आज के समय में हम रावी नदी कहते हैं ना, उसके जगह पर हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रथम नगरीय क्रांति का संबंध किससे है, जल्दी बताओ जरा। विद विच सिविलाइजेशन इज द फर्स्ट अर्बन रेवोल्यूशन रिलेटेड। कौन सी सिविलाइजेशन के साथ, कौन सी सभ्यता के साथ पहली शहरीकरण क्रांति जुड़ी हुई है, पहली शहरी क्रांति जुड़ी है, बताओ जरा। पहली शहरी क्रांति हड़प्पा, वैदिक, देखो वैदिक सभ्यता शहरी सभ्यता नहीं थी, हड़प्पा सभ्यता।
देखो पाषाण काल के बाद अगर हमें सबसे ज़्यादा कोई शहरीकरण की मिलती है तो वो हड़प्पा सभ्यता की मिलती है, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। इसकी कंटेम्पररी, इसके समय काल में समकालीन चीन में येलो सभ्यता थी, आपका मिस्र में हम सब जानते हैं नील नदी सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदी के मुहाने पर थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सम्राट अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? विच इवेंट ब्रोट अबाउट ए ड्रास्टिक चेंज इन दी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ एम्परर? देखो पहले ये युद्ध की नीति अपनाता था, बाद में जब कलिंग की युद्ध हुआ ना उसके बाद इसने क्या किया था, बौद्ध धर्म को अपनाया और जिसके चलते इसने पूरा ही पीस की तरफ चला गया था। ठीक है, तो चलिए साथियों फिर आपकी आज की इस क्लास का यहीं पर अंत करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।